नमस्कार दोस्तों, हम आ गए फिर से आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के। आज फिर से लेके आए हैं कुछ अच्छा सा आपके लिए इंटरेस्टिंग, और वो ज़रा देखते जाएंगे क्या है उसमें इंटरेस्टिंग। इसका नाम है एनआरए और सीईटी। आप गलती से फिर से सुन लो, एनआरए और सीईटी, एनआरसी और सीए भी नहीं है। कुछ लोग तो इसी बड़े में हैं, कहीं एनआरए और सीए भी एक ही चीज़ है। नहीं, ये एनआरए है और सीईटी है, और वो एनआरए और सीए भी था, एनआरसी। खैर, हमारा उससे कोई लेन देन नहीं है। हम बताएंगे आपको एनआरए और सीईटी क्या है, तो आप इसको बहुत बिल्कुल ध्यान से देखते जाइएगा। मन करे तो पूरा वीडियो देखें, और तुम ज़्यादा नहीं करे तो थोड़ा ही देख के निकल जाए, कोई बात नहीं है। हाँ, एनआरए और सीईटी में ये है कि एनआरए का मतलब पहले समझ लीजिएगा है का कि सरकार इस समय शिक्षा के ऊपर या बहुत सारी चीज़ों के ऊपर नया नया प्रैक्टिकल कर रही है, और ये प्रैक्टिकल का ये 100% दावा कभी नहीं किया जा सकता है कि ये सही होगा या गलत होगा। हालांकि ये बड़ा सोच समझ के बनाया जाता है कि इसके दुष्परिणाम भी निकलते हैं। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल अभी हम आपको दे देते हैं कि 2011 में जब आईपीएस बोर्ड बनाया गया था तो ये लगा था कि बहुत अच्छा होगा, लेकिन जब से ये आईपीएस बोर्ड बना तब से लोगों की नौकरियों में कमी आ गई। यानी पहले हर संडे को कोई ना कोई एग्जाम होता रहता था, बच्चों का सिलेक्शन होता रहता था। खैर, उससे मुझे कोई लेन देन नहीं है, लेकिन ये बना है, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि ये अच्छा है, ठीक है। लेकिन क्यों बनाया गया है, उद्देश्य हमें नहीं पता, लेकिन फिर भी हम ये जानते हैं कि बच्चों के हित के लिए बनाया गया है कि अपने हित के लिए। इसमें हम आपको टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारा समझाना काम है, हम आपको बताते हैं क्या है वो समझ लेंगे। एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, इसका मतलब हो गया कि एक एग्जाम कराने वाली संस्था होगी, वो आपका एग्जाम कराएगी। जैसे अब तक आपका बैंक का एग्जाम कराती थी आरआरबी, वो मतलब आईपीएस, और एसएससी का एसएससी ही कराती थी, और रेलवे का आरआरबी बोर्ड कराता था। इसी तरीके से यहाँ पर अब तीनों का मिलाकर के एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का संस्था का नाम है, किसी एग्जाम का नाम नहीं है। जो संस्था है वो करवाएगी आपका एग्जाम, और वो एग्जाम कौन सा कराएगी, उस एग्जाम का नाम होगा सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी साझा पात्रता परीक्षा। इस टेस्ट का मतलब कतई ये नहीं है कि आपकी नौकरी लग गई, और न इस टेस्ट का मतलब ये है कि आप बहुत बड़े वीर हो गए। ये एक इस तरीके का है कि कुछ फिल्टर करने का एक तरीका है। खैर, उस पर हम अभी बात करते हैं। इस टेस्ट में कराने की दो चीज़ें हैं। देखो, पहले तो देखेंगे एनआरए में कौन कौन से फैक्टर रखे गए हैं, कौन कौन सी परीक्षाएं शामिल की गई हैं। वो है एसएससी, बैंक और रेलवे। ये तीन हमारे पास सेक्टर बना दिए गए हैं, इनको शामिल कर दिया गया है। एनआरए जो परीक्षा कराएगा वो 3 परीक्षाएं कराएगा, लेकिन ये सभी जो परीक्षाएं हैं ये प्री की ही करवाएगा। मेंस के एसएससी का भी अपना मेंस होगा, बैंक का भी अपना मेंस होगा, यानी फेज 2 के एग्जाम होंगे, और रेलवे के भी होंगे। ये 3 पे ही लागू होगा, स्टेट गवर्नमेंट के किसी एग्जाम पे लागू नहीं होगा, और ना ही यूपीएससी पे एग्जाम पे किसी पे लागू होगा, ना ही तो आईएएस और पीसीएस का। अब इसमें ये सवाल था कि कुछ बच्चे एक मैसेज कर रहे थे, सर ये वैसे भी हमारे पास कम एग्जाम थे, एक और ये बढ़ा दिया। नहीं, आप बिल्कुल मत घबराइएगा, इसमें भी कुछ फ़ायदे हैं, वो फायदे हम आपको बताएंगे। ये एग्ज़ाम बढ़ाया नहीं गया है, बल्कि सारे एग्ज़ाम ख़त्म करके एक बना दिया गया है, और वो इसलिए ज़रूरी कर दिया गया है कि एक एक दिन में फ़ायदा हम आपको गिनाना शुरू करते हैं। एक दिन में हमारा एसएससी का भी एग्जाम था, एक ही दिन में रेलवे का एग्जाम था। आप बताइए एसएससी का दें या रेलवे का दें, दोनों में कन्फ्यूजन थे, पता चले कि दोनों ही छूट गए। दूसरा इसमें फ़ायदा हुआ कि एसएससी के लिए हम अलग पैसा देते थे, बैंक के लिए अलग पैसा देते थे, दोनों का हो गया। अब हमें क्या होगा, प्री के लिए एक ही एग्जाम देंगे। अब देखें इसमें अगला पॉइंट, ये भाई साहब लागू कब से होगा। 2020 में तो होगा नहीं, कोरोना अपना दबदबा बनाए हुए है, और कोरोना जल्दी निपट गया तो ठीक है, और नहीं निपटा तो कहा नहीं जा सकता। 2021 से लागू होगा। उसके बाद एग्जाम का क्या है कि ये एग्जाम साल में 2 बार होंगे। वो 2 बार किस तरीके से होंगे, चाहे वो 6 महीने पे हो जाएं, और चाहे मार्च सितंबर हो जाए, या जब भी हो जाए, साल भर में 2 बार एग्जाम आपका होगा। एग्जाम का तरीका क्या होगा, एग्जाम का तरीका ये ऑब्जेक्टिव होगा और ऑनलाइन होगा। ऑब्जेक्टिव और ऑनलाइन बिल्कुल समझ लीजिए, कंप्यूटर की जानकारी आपके लिए विशेष जरूरी है। तीसरी बात, एग्जाम हमने पास कर लिया तो हमको क्या मिलेगा,
हाँ, तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, सर्टिफिकेट मिलेगा काय का, पास का। कितने नंबर लाए हैं उतने में से आप अपने पास रख लीजिएगा। वो वैलिडिटी कब तक काम करेगी, 3 साल के लिए। वो आपका जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो कितने साल काम करेगा, 3 साल के लिए। और जो मास्टर वाली डिग्री ले लेते हैं, जैसे सी टेट है, आपने देखा हो टेट और सी टेट वाला सर्टिफिकेट, बिल्कुल सेम वैसा ही काम है। हाँ, इसमें क्या है, इसमें सेंटर में फायदा आपको मिलेगा। सेंटर क्या है कि अब की बार जो सेंटर इधर से उधर डाल दिए, स्टेट से उस स्टेट में डाल दिए, वो वाले काम खत्म करके यानी सेंटर नियरेस्ट छोटे से छोटे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी बनेंगे। और इसमें एक और फायदा है, वो ये है कि भाषाएं 12 भाषाओं में पेपर मिलेगा। अब तक जो हमें पेपर मिलता था वो 2 भाषाओं में मिलता था, या कभी कभी 3 हो जाती थी, केवल टेट का छोड़ करके। तो इसमें हमें 12 भाषाओं में पेपर मिलेगा। तो हमारे 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाएं आप धीरे से याद कर रहे हैं तो कर सकते हैं। वो होती है असम बंगाली, बोडो डोगरी, हिंदी गुजराती, कन्नड़ कश्मीरी, मराठी मैथिली, मलयालम मणिपुरी और कोंकणी नेपाली, उड़िया पंजाबी, संस्कृत संथाली सिंधी, तमिल तेलुगु उर्दू। ये हमारी 22 भाषाएं हैं। इन 22 भाषाओं में से 12 भाषाओं का हमारा पेपर मिलेगा। ये हो गया। इसके बाद हम जरा देख लेते हैं क्या बताया जाएगा, एग्जाम किस तरीके का होगा, यानी टाइप ऑफ सीईटी क्या होगा। अगर टाइप ऑफ सीईटी की बात करें, टाइप ऑफ सीईटी इसको समझ लीजिएगा, ये 3 प्रकार का सीईटी होगा। थोड़ा साफ कर दें तब अच्छे से तुम्हें समझा देंगे। वो कैसे होगा वो हम आपको बताते हैं। वो होगा, देखिए, एक 10th लेवल पे, एक 12th लेवल पे और एक ग्रेजुएट लेवल पे। अब इनको जरा देखेंगे। अब 10th लेवल पे होगा, 12th लेवल पे होगा और एक होगा ग्रेजुएशन लेवल पे। अब समझेंगे ऐसा क्यों किया गया। वो इसलिए किया गया कि कुछ एग्जाम होते हैं वो 12th लेवल पे कराते हैं, जैसे ग्रेजुएशन MTS SSC कराता है वो 10th लेवल पे, LDC कराता है 12th लेवल पे और CGL कराता है ग्रेजुएशन लेवल पे। तो क्या हम 10th लेवल वाला CET दे करके ग्रेजुएट का एग्जाम दे देंगे? बिल्कुल नहीं। यदि आपने 10th लेवल का सर्टिफिकेट प्राप्त किया है तो 10th लेवल वाले एग्जाम में डाल सकते हैं, 12th लेवल वाला किया है तो 12th लेवल वाले में डाल सकते हैं, और ग्रेजुएशन वाले में किया है तो ग्रेजुएशन वाले में डाल सकते हैं। तो कुल मिला के इसमें 3 का मल्टीप्लाई हो 2 का और कर दो, तो यानी 3 एग्जाम ये हो गए और 2 का मल्टीप्लाई कर दो। अब आपको कितने मौके मिल गए? 6। अगर ग्रेजुएशन वाले हैं तो ग्रेजुएशन में 2 और इंटर वाले 2 और हाई स्कूल वाले 2। अब समझ लीजिए ये 100 काम हो गया। अब क्या करते हैं, अब हमारे पास सर्टिफिकेट आ गया। अब इस सर्टिफिकेट में एक आपको खास बात मिलेगी, वो ये मिलेगी कि जैसे मैंने एक बार पेपर दिया 2021 में और हमारे नंबर आ गए 140। कब दिया था? 2021 में। अब 140 नंबर आ गए। हमने फिर से एग्जाम दिया 2022 में तो हमारे नंबर फिर आ गए 130। अब की बार कम कर देते हैं तो क्या होगा कि हमारा सर्टिफिकेट ये वाला वैलिड होगा या ये वाला वैलिड होगा? तो आपका सर्टिफिकेट यही वाला वैलिड होगा, यानी सबसे अच्छे नंबरों वाला वैलिड आपका माना जाएगा। ये सबसे खास बात है, क्योंकि नहीं तो आपको ये दे दिया गया तो आप रह जाएंगे, फिर से कम हो गया। और यदि यहाँ पर आपका 170 आ गया तो भी आपका है, लेकिन 170 मैंने ऐसे लिखा है औसतन 200 के आधार पर। अब ये नहीं है कहेंगे कि 170 कैसे मानक कर दिया था, ऐसे नहीं है। अभी तक सिलेबस तय नहीं है, लेकिन सिलेबस में अब आपको बताते हैं सिलेबस में क्या गुंजाइश हो सकती है। देखिए, मैथ कन्फर्म आना तय है, वो GS कन्फर्म आना तय है और रीजनिंग कन्फर्म आना तय है। ये 3 तो तय ही समझ लीजिएगा। अब हमारे पास बचते हैं 2, वो क्या है? इंग्लिश और हिंदी। इसको समझ लीजिए। और कंप्यूटर और ये सब चीज़ें केस लेवल पे दी जाएंगी, क्योंकि ऐसा है SSC में मैथ का जलवा रहता है, साइंस का, रेलवे में साइंस का जलवा रहता है, और अन्य एग्जाम में भी आपने देखा होगा बैंक में रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश का भी जलवा रहता है। तो यहाँ पर क्या है कि इंग्लिश भी महत्वपूर्ण होगी बैंक वालों के लिए, तो यह चारों मिलाए जाएंगे। 200 का बनेगा कि 300 का बनेगा, ये सरकार ने अभी कोई स्पष्ट नहीं किया है। वो कैसे बनाएगा वो हम आपको अपडेट करते रहेंगे, लेकिन ये तय है
कि 3 सब्जेक्ट ये इंग्लिश और हिंदी। हमने इसलिए लिख दिया है कि इस समय सरकार हिंदी की भाषा पे ज़्यादा जोर दे रही है, तो मे भी हो सकता है कि हिंदी आपको बढ़ा दी जाए, लेकिन रेलवे हिंदी लेता नहीं है, यानी भाषा से उसे कोई लेन देन नहीं होता। तो हो सकता है क्या किया जाए, तो बढ़ाया जाए, परसेंट कम किया जाए, ज़्यादा किया जाए, जो भी होगा वो सरकार निर्धारित करेगी, जिसका कोई अभी रूप नहीं है, तो अनुमान लगाया भी कैसे जाए। चलिए अब बताते हैं इसके बाद। इसमें एक फ़ायदा तो ये हो गया कि जो बच्चा यहाँ से गुजरात, आसाम, बंगाल पेपर देने जाता था, वो आपका एग्ज़ाम पेपर बच जाएगा। इसमें एक और चीज़ है कि आप एज लिमिट जितनी भी बार चाहो, यानी चांस आपको बहुत बार मिलेगा जब तक आप चाहें, एज लिमिट के अनुसार। एज लिमिट अभी फिक्स नहीं है कि एज लिमिट कितनी रखी है, वो अपने मानक तय करेंगे, लेकिन वो अनलिमिटेड है, जितनी बार चाहो उतनी बार दे सकते हो। तो ये तो हो गए आपके। अब मेंस का सिलेबस सबका अपना अपना अलग होगा। ये तो थे हमारे प्री का तो ये निकल गया एक। अब बैंक अपना मेंस अलग लेगी, एसएससी मेंस अलग लेगी और रेलवे मेंस अपना अलग लेगा। और उसके सिलेबस में उसके पास कोई फाउंडेशन नहीं है, वो चाहे जैसा भी चाहे बनाए उसके आधार पर। ये केवल ये हो गया कि हमने बैंक का प्री निकाल लिया, एसएससी का प्री निकाल लिया और रेलवे का प्री निकाल लिया, तो प्री वाला जो झंझट है वो सब खत्म हो गया। प्री अब कहीं नहीं होगा। दूसरी चीज इसमें अगर देखते हैं कि जैसे अभी सरकार इस काम को कराने में लगी हुई है, जैसे यूजीसी वाले एग्जाम करवा रही है, वैसे तो उसको पता नहीं है कब होते हैं अब, लेकिन इस समय में कोरोना के दौर में करवा रही है। लगभग 25 लाख स्टूडेंट बैठ रहे हैं। कभी सोचा सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अपने नियम बरतो, सावधानी बरतो और पेपर दो। 25 लाख स्टूडेंट, अभी बीएड का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, क्या हाल हुआ, सारे नियम कानून ताक पे रख दिए गए और एग्जाम हुए। ऐसे में सरकार अपने क्या कर रही है, क्या सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, कुछ नहीं है। लेकिन अगर ये जल्दी से निपट जाते हैं, खैर वो तो कोरोना वाली कहानी है। इससे मतलब ये है कि यदि इसमें फ़ायदे आपको 2, 3, 4 हो जाएंगे, क्यों आपको एक बार एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, एक ही एग्जाम होगा, 6 महीने के लिए आपको समय मिलेगा। एंट्रेंस एग्जाम सबके अलग अलग नहीं देने पड़ेंगे, अलग अलग पैसा पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, किराया भाड़ा आपका बचेगा, दूर दूर के एग्जाम बचेंगे, नियरेस्ट एग्जाम हो जाएगा। और एक और है कि जब तक हो सकता है कि जितने भी स्टेट गवर्नमेंट वाले हैं वो भी अप्लाई कर दें, प्राइवेट सेक्टर वाले अप्लाई करते हैं, अभी किया नहीं है, लेकिन हो सकता है कि उन्होंने कह दिया कि हमें 140 से स्कोर वाले चाहिए। अब इसमें एक और चीज़ आपको बता दूं कि बुलाएगी कैसे, वैकेंसी कैसे आएंगी, बस यहीं पर लोचा हो गया। अब यहाँ से मैं आपको इसकी नकारात्मक यानी नेगेटिव पॉइंट बताने की कोशिश करता हूँ। नेगेटिव पॉइंट क्या है कि यदि 6 महीने पर वैकेंसी नहीं आई, आप समझ लो बड़े अच्छे से, हमने मान लीजिए पहले सीईटी दिया और सीईटी में हमने 10 लाख कैंडिडेट पास कर लिए, मान लिए 1 साल में, तो 2 बार ये हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा, कितने हो गए, 20 लाख कैंडिडेट पास हो गए। काय में सीईटी में। एग्जाम 1 साल हो गई और कोई भी वैकेंसी नहीं आई, तो अगले साल फिर से हमने 10 लाख तैयार कर लिए और इंटू 2 कर दिए, 20 लाख हो गया ये। इसी तरीके से 30 लाख 40 लाख कैंडिडेट अगर ये वैकेंसी नहीं आई, तो जो भीड़ आपकी प्री में हुआ करती थी वही भीड़ अब आपको मेंस में मिल जाएगी। इसके लिए क्या करना चाहिए सरकार को, जो पहला वाला सीईटी हो गया है उसके आधार पर वैकेंसी क्लियर करे और उसमें निकाले। दूसरा अब हम आपको बता देते हैं, यहीं से लोचा हो सकता है कि हर 6 महीने पे सरकार सीईटी करा सकती है। अब समझिए, सरकार की थोड़ी बुराई कर देते हैं, सीईटी करा सकती है, सीईटी के माध्यम से उसकी अर्निंग हो जाएगी, आपको नौकरी मिली है, इससे कोई लेन देन नहीं। जैसा कि सीटेट वाले एग्जाम करवा रहे हैं, यानी टेट और सीटेट वाले टेट पास करके रख देते हैं, क्या मास्टर बना दिए, बिल्कुल नहीं बना दिए। सेम उसी तरीके से आपको सीईटी का सर्टिफिकेट हर 3 महीने पर, हर 6 महीने पर आप रखते रहिएगा, लेकिन वैकेंसी नहीं निकली तो ये सब बेकार है। क्योंकि जब तक वैकेंसी नहीं क्लियर होंगी तब तक कोई फायदा नहीं है। हर 6 महीने पे आप अपनी कमाई दे करके 6 सर्टिफिकेट इकट्ठे कर लो और 8 कर लो, लेकिन मुख्य ये महत्वपूर्ण होगा वैकेंसी आएगी तभी। और वैकेंसी भी अगर लेट आई, मान लीजिए रेलवे ने 4 साल बाद वैकेंसी निकाली, तो 4 साल में यहाँ पर तो 50 लाख कैंडिडेट इकट्ठे हो चुके होंगे, तो 50 लाख में से हमें कैसे नंबर आएगा। तो जितनी भीड़ प्री में नहीं होती थी उतनी भीड़ तो मेंस में हो जाएगी।
कहने के लिए जरूर है कि ये फिल्टर हो गया। चलिए अब वैकेंसी सबसे महत्वपूर्ण है, यदि वैकेंसी आती हैं तो ये हमारे लिए सबसे फायदेमंद है, और वैकेंसी नहीं आती हैं तो ये सोर्स ऑफ इनकम, ये सरकार ने अपनी इनकम का फायदा जरिया बना लिया है। तो स्पष्ट है, मैं आपको स्पष्ट बता दे रहा हूं, जैसा कि आईपीएस ने भी यही किया था, वो भी अपना 800 रुपए 1000 रुपए उसने एग्जाम लेना शुरू कर दिया था और सर्टिफिकेट पकड़ा दिए। बाद में क्या हुआ, पंजाब नेशनल बैंक ने वैकेंसी निकाली, उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने कह दिया कि हमारे पास कट ऑफ आ गया 75% से कम वाले, तो 75% बच्चा का लाया ही नहीं, मुश्किल से निकले उसमें 5% छात्र, 5% वाले छात्र उसमें चले गए, बाकी सब अपना वो सर्टिफिकेट लेके अपने घर पे एलिमिनेशन करा के रख दिए। इसी तरीके से मान लीजिए फिर बाद में वैकेंसी निकली इलाहाबाद बैंक में, उन्होंने कहा कि हम 72% वाले ले लेंगे, बस हो गया वहीं से, बाकी सब रह गए। तो यहाँ पर भी क्या है कि आपको उच्च से उच्च सर्टिफिकेट, उच्च से उच्च आपको स्कोर करना पड़ेगा, और अगर उच्च स्कोर नहीं करेंगे तो भी आप रह जाएंगे। तो ये भी आपको बहुत ध्यान रखना है। खैर सरकार ने जो किया है वो अच्छा है, उसके लिए हम ये चाहते हैं कि चलिए कई एग्जाम निपट गए, अब इसके पीछे मंशा क्या है, नौकरी देना है या सोर्स ऑफ इनकम बनाना है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं, कहा नहीं जा सकता है। तो चलिए बुराई के लिए धन्यवाद, अब मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, और आपको वीडियो में अगले में बताएंगे कि क्या होगा वो ये आपको समझ में आएगा। एनआरए एक संस्था है, सीईटी एक एग्जाम है, साल में 2 बार होगा, 3 प्रकार के एग्जाम होगा, 10th 12th और ग्रेजुएशन लेवल, यानी आपको 6 मौके मिलेंगे। लेकिन एक और शर्त है इसमें, यदि आपने 10th सर्टिफिकेट लिया है तो 10th वाले में ही अप्लाई करेंगे, 12th सर्टिफिकेट लिया है तो 12th वाले में ही अप्लाई करेंगे, और ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट लिया है तो ग्रेजुएशन वाले में ही अप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट ले लिया तो 12th में भी डालेंगे और हाई स्कूल में भी डालेंगे, ऐसा नहीं है। बस यहीं से आप अपने आप को आइसोलेट और फिल्टर होना समझ लेंगे। तो चलेंगे, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, अपना और अपनों का ख्याल रखें, धन्यवाद।